नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करेंगे हमारी धरती के सबसे बेहतरीन और ताकतवर मूर्तिकारों की। और पता है ये मूर्तिकार कौन है? ग्लेशियर की बर्फ और समुंदर की लहरें। सच कहूं तो हमारा भूगोल कोई रुकी हुई पेंटिंग नहीं है। ये तो एक एक्शन फिल्म की तरह है जिसमें भारी वजन, घर्षण और जबरदस्त गतेज ऊर्जा लगातार तबाही और निर्माण की कहानी लिख रहे हैं। बर्फ का अकल्पनीय भार और समंदर की कभी न रुकने वाली लहरें, ये दोनों मिलकर हमारी धरती को रोज एक नया आकार दे रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ग्लेशियर कैसे पहाड़ों को काटते हैं और फिर उस मलबे को कहाँ जमा करते हैं। उसके बाद हम समंदर की लहरों के साथ भी ठीक यही चीज होते हुए देखेंगे। और अंत में सबसे जरूरी बात, ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हमारी अपनी बस्तियों को तूफानों से कैसे बचाती हैं। तो चलिए सबसे पहले पहाड़ों की बात करते हैं और देखते हैं कि हिमनद अपरदन यानी ग्लेशियर पहाड़ों को कैसे तराशते हैं। यह समझना वाकई हैरान करने वाला है कि ग्लेशियर सिर्फ अपने भारी भरकम वजन और घर्षण से ही चट्टानों के इतने बड़े हिस्सों को कैसे खुरच डालते हैं। ग्लेशियर वाले पहाड़ों में अगर आप जाएं तो आपको जो सबसे आम आकृति दिखेगी उसे सर्क कहते हैं। ये ज्यादातर ग्लेशियर वाली घाटियों के एकदम ऊपरी सिरों पर मौजूद होते हैं। जब टनों भारी बर्फ इकट्ठा होकर नीचे खिसकती है तो वो पहाड़ों को काटकर एक बड़े कटोरे या बेसिन जैसी गहरी घाटी बना देती है, जिसकी दीवारें एकदम सीधी और खड़ी होती हैं। और यहीं से किसी भी पहाड़ की चोटी का जीवन चक्र एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेता है। जब 3 या उससे ज्यादा दिशाओं से अलग अलग ग्लेशियर एक पहाड़ को काटते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनके सर्क की दीवारें आपस में मिल जाती हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? एकदम ऊंची, नुकीली और खड़ी चोटियां बनती हैं जिन्हें हॉर्न कहा जाता है। कमाल की बात तो यह है कि आल्प्स का मशहूर मैटरहॉर्न और हमारा अपना माउंट एवरेस्ट असल में इसी तरह बने हुए हॉर्न ही हैं। जब ये बर्फ और नीचे की तरफ खिसकती है तो अपने पीछे अंग्रेजी के यू आकार की चौड़ी घाटियां छोड़ जाती है। इनका फर्श काफी चौड़ा और दीवारें एकदम चिकनी होती हैं। कई बार मुख्य घाटी के दोनों किनारों पर ऊंचाई से लटकती हुई घाटियां बन जाती हैं, जिन्हें हैंगिंग वैली कहते हैं। और जब यही गहरी घाटियां ध्रुवीय क्षेत्रों के पास समुद्र के पानी से भर जाती हैं तो उन्हें फ्यॉर्ड कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है, ग्लेशियर ने पहाड़ से जो इतना सारा मलबा खुरच कर निकाला है उसे कहीं ना कहीं तो छोड़ना ही पड़ेगा। यहीं से शुरू होता है हिमनद निक्षेपण, यानी बर्फ का पिघलना और मलबे का जमा होना। चलिए देखते हैं कि ये मलबा कैसे जमा होता है। अगर आपको कहीं बिना छटे हुए बेतरतीब और नुकीले पत्थर दिखें तो समझ लीजिए वो ग्लेशियर टिल है, यानी बर्फ ने सीधे उन्हें वहीं छोड़ दिया है। लेकिन अगर पत्थर थोड़े गोल आकार के हैं और परतों में जमा हैं तो उन्हें आउटवॉश डिपॉजिट कहते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें बर्फ के पिघलने से बनी पानी की तेज धाराओं ने बहाकर जमा किया है। पत्थरों का आकार ही उनकी पूरी कहानी बयां कर देता है। अब यही ग्लेशियर टिल जब भारी मात्रा में जमा हो जाता है तो लंबी लंबी लकीरें या टीले बन जाते हैं, जिन्हें मोरेन या हिमोड़ कहते हैं। ये मोरेन असल में किसी पिघलते हुए ग्लेशियर के सटीक पैरों के निशान हैं। जैसे टर्मिनल मोरेन ग्लेशियर के एकदम आखिरी छोर पर बनते हैं, लैटरल मोरेन किनारों पर और मीडियल मोरेन दो ग्लेशियरों के मिलने पर बीच में बन जाते हैं। जरा सोचिए, क्या नदियां पूरी तरह से बर्फ की मोटी चादर के नीचे भी बह सकती हैं? बिल्कुल बह सकती हैं। और जब ये बर्फ पूरी तरह से पिघल जाती है तो ये नदियां अपने पीछे बड़े बड़े पत्थरों और मलबे की घुमावदार लकीरें छोड़ जाती हैं। इन सांप जैसी टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों को एस्कर कहा जाता है। ग्लेशियर की कहानी खत्म करने से पहले ड्रमलिन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये अंडे के आकार के या उल्टे रखे चम्मच जैसे टीले होते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि ये ड्रमलिन ठीक उसी दिशा की ओर इशारा करते हैं जिस दिशा में कभी बर्फ खिसक रही थी, मानो प्रकृति ने दिशा बताने के लिए खुद ही कोई साइन बोर्ड लगा दिया हो। चलिए अब ठंडे पहाड़ों से निकलकर विशाल महासागरों की तरफ चलते हैं। यहाँ भी बिल्कुल वैसी ही कहानी दोहराई जा रही है, बस किरदार बदल गए हैं। शुरुआत करते हैं तटीय अपरदन से, जहां समंदर की लहरें अपनी भयानक ताकत से चट्टानों को तोड़ रही हैं। अगर हम तटों की बनावट को समझें तो इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। भारत के पश्चिमी तट जैसे ऊंचे और चट्टानी तटों पर लहरों के कटाव का जबरदस्त दबदबा रहता है,
वहीं दूसरी तरफ निचले और हल्की ढलान वाले तटों पर, जैसे कि भारत के पूर्वी तट पर, लहरें ज्यादातर मलबा जमा करने का काम करती हैं। एक समुद्री चट्टान कैसे खत्म होती है, ये देखना काफी हैरत अंगेज है। लहरें लगातार चट्टान के निचले हिस्से पर वार करती रहती हैं, जिससे वो खोखली होने लगती है। धीरे धीरे ये दरारें समुद्री गुफाओं में बदल जाती हैं। समय के साथ गुफा की छत टूटकर गिर जाती हैं और अंत में लहरों के बीच बस कुछ अकेले खड़े पत्थर के खंभे रह जाते हैं, जिन्हें सी स्टैक कहा जाता है। लेकिन लहरों द्वारा तोड़े गए इन पत्थरों और मलबे का आखिर होता क्या है? वो कहीं तो जाएंगे ना। यहीं से तटों का रचनात्मक काम, यानी तटीय निक्षेपण शुरू होता है, जहां समंदर नए किनारों का निर्माण करता है। जब लहरें हल्की ढलान वाले तटों पर आती हैं, तो वो समुद्र की तलहटी से रेत और मलबे को मथ कर किनारे ले आती हैं, जिससे खूबसूरत बीच यानी समुद्र तट बनते हैं। इनमें कंकड़ पत्थरों से बने शिंगल बीच भी होते हैं, और इसके ठीक पीछे हवा उस रेत को उड़ाकर ऊंचे ऊंचे रेत के टीले बना देती है। पानी किस तरह समंदर से जमीन को वापस छीनता है, उसकी ये पूरी प्रक्रिया किसी जादू से कम नहीं है। पहले तट के समानांतर रेत की लकीरें या बार्स बनते हैं। धीरे धीरे ये रेत और जमा होकर एक दीवार सी बना लेती है, जो समंदर के पानी के एक हिस्से को कैद कर लेती है। इसे हम लगून कहते हैं। और फिर एक लंबे समय के बाद ये लैगून मलबे से पूरी तरह भर जाते हैं और एक चौड़े ठोस तटीय मैदान में बदल जाते हैं। अब तक हमने जो भी भौगोलिक इतिहास देखा, वो इंसान के अस्तित्व से सीधे तौर पर जुड़ा है। आइए चर्चा के इस आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, प्राकृतिक सुरक्षा, जो हमारी बस्तियों को बचाए रखती है। ये रेत के टीले, ऑफशोर बार्स और बीच सिर्फ रेत के ढेर नहीं है, ये असल में कुदरत के बनाए हुए सुरक्षा कवच है, जो एक के बाद एक परतों में सजे हैं। साथ ही मैंग्रोव के जंगल भी इसमें शामिल हैं। जब समंदर से कोई खौफनाक तूफान या सुनामी आती है, तो ये परतें ढाल की तरह काम करती हैं और लहरों की विनाशकारी ताकत को खुद पर झेल लेती हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है। अगर हम इंसानों ने निर्माण या किसी भी गतिविधि से इस प्राकृतिक तलछट बजट यानी रेत और मलबे के बहाव को रोक दिया या मैंग्रोव को काट दिया, तो हमारी ये प्राकृतिक ढाल पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। और उसके बाद हमारी बस्तियों को तूफानों के कहर से बचाने के लिए बीच में कुछ भी नहीं बचेगा। तो अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने आता है। अगर प्रकृति के इस निर्माण और विनाश के नाजुक संतुलन को हमेशा के लिए बिगाड़ दिया गया, तो क्या पृथ्वी की सबसे हिंसक ताकतों के सामने हम खुद को बचा पाएंगे? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।